अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ईज़ी ट्रिक्स और इतना अच्छा आसान पैटर्न बताऊँगी पेपर करने का कि एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा ही। तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। तो मैं आपको पैटर्न बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे शीट आती है, लेकिन मेरे पास शीट नहीं है, तो मैं आपको पेजेस पे यहाँ पे कॉपी पर करके समझाती हूँ सारा पेपर। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा एमसीक्यूज होते हैं, चूज द करेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा होता है। सबसे पहले जो आपका पेपर आपके सामने होगा, आपने उसके ऊपर इस तरह से पार्ट ऑब्जेक्टिव लिख लेना है। जो भी पार्ट लिखा होगा आपने उसके ऊपर लिख लेना है। आपने पेपर को ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, ना आपने ज़्यादा रंग बिरंगी मार्कर्स यूज़ करने हैं, ना आपने ज़्यादा रंग बिरंगी पेन्स यूज़ करने हैं। कोई भी किस्म का कोशिश करें इंक पेन भी ज़्यादा यूज़ ना करें, ना बॉल पेन यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पॉइंटर यूज़ किया करें, क्योंकि पॉइंटर की राइटिंग जो होती है सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और वो ना हाथों को गंदा करता है ना कुछ। बस आप कोशिश करें ब्लू पेन और ब्लू पॉइंटर की मदद से अपना पेपर फिल करें। इससे पेपर आपका प्यारा भी आता है। ज़्यादा गिचमिच ना करें पेपर को, ताकि चेक करने वाले के लिए भी आसानी हो और उसको ज़्यादा बुरा ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया, चूज़ द करेक्ट आंसर या जो भी एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूरे पूरे लिखे होते हैं, लेकिन आपने अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्वेश्चंस को शॉर्ट करके लिखना है। जैसे यहाँ पे इनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह। आपने बस सिंपल से जो आपको समझ आ रहा है, आपने क्वेश्चन उसी हिसाब से लिखना है। चूज़ द करेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं आप, एमसीक्यूज़ भी लिख सकते हैं ईजिली। क्वेश्चन को आपने छोटा करना है, ठीक है। आपने इस तरह करके नंबरिंग डालकर इनको आगे खाली छोड़ देना है। जैसे आपको पता चलता जाएगा, जो आपको पता है वो आप लोग कर लें, ए या बी जो भी ऑप्शन है वो आप लोग लिख लें, लेकिन जो आपको पता नहीं है वो आप खाली एम्प्टी छोड़ दें, ताकि नंबर 1 हमारा डन हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 डन करने वाले हैं। The Holy Prophet give his last address on the occasion of Hajj, यानी कि ये आप देख सकते हैं। ये मैंने पूछेंगे आपसे कि when and why did, तो आपने भी उनका आंसर इसी तरह ही देना है। पहले आपने when का आंसर देना है। पहले मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है द होली प्रॉफिट गिव हिज लास्ट एड्रेस ऑन द ओकेजन ऑफ हज। बस ये when वाला जो है वो ख़त्म हो गया, और फिर जो why स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं why। और फिर आपने इसी तरह जैसे उन्होंने एंड करके दिया है, आपने भी यहाँ पे एंड ज़रूर लिखना है, ताकि आप उनको लगे कि आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म होता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है। एंड ही गिव इज लास्ट नंबर बिकॉज ही न्यू दैट, लिख रहे हैं उसी हिसाब से अपनी नंबरिंग देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर जो है, ये जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर दिया। इन दिस स्टोरी द खलीफा एंड द गार्डनर विच कैरेक्टर डू यू लाइक। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल नहीं डालना, आपने क्वेश्चन नंबर 5 ही डालना। अच्छा, आपको इस स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी, कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है, जो सा कैरेक्टर पसंद है आप लिख सकते हैं। आप अपने से भी आंसर दे सकते हैं, अपने माइंड का आंसर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो टीचर ने आपको करवाया, जो बुक में लिखा है, आप अपने से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द करेक्टर ऑफ खलीफा अल मंसूर इज़ वेरी लाइकेबल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड था, इसीलिए मैंने इसका करेक्टर लिख लिया यहाँ पर।
अच्छा, अभी हम जाते हैं यहाँ पे पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 3 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है राइट द समरी ऑफ द यूनिट। यूनिट की समरी उन्होंने पूछी। अगर पोएम की पूछी होती तो यहाँ पे यूनिट के बजाय पोएम लिखा होता, तो हमें पता चल गया कि ये है लेसन में से ये जो है समरी आई है, आई हैव अ ड्रीम। इंग्लिश का एक लेसन है, उसकी अगर आप एक बार लेसन पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली समरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पार्ट 3 लिखा है, जैसे कि उन्होंने पूछा था मैं पार्ट 3, और जैसे कि उन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 3, राइट द समरी ऑफ द पोएम। अभी आप देखिए मैंने क्वेश्चन कितना शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा लिखा था यूनिट वगैरह, तो बस मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन वो लोग ज़्यादा नहीं देखते, वो लोग आंसर पे ही गौर करते हैं। तो समरी आपने बीच में इस तरह बड़ा बड़ा से स्टार्ट करना है। इन दिस लेसन आई हैव अ ड्रीम, आपने चैप्टर का लेसन का नाम ज़रूर लिखना है। अगर यहाँ पे उन्होंने पोएम की पूछी होती तो आप लेसन के बजाय लिखते हैं इन दिस पोएम, तो यहाँ पे और ऑथर की जगह लिखते हैं इन पोएट। ओके, इन दिस लेसन आई हैव अ ड्रीम द ऑथर मार्टिन लूथर किंग Jr. एक्सप्लेन्स दैट। अगर ये पोएम होती तो आप लिखते इन दिस पोएम द पोएट का नाम यहाँ पे लिखते, और यहाँ पे लिखते द पोएट जो भी है वो आप लिखते, और एक्सप्लेन्स दैट या सेज दैट या जो भी। ओके, इसलिए जहाँ पे भी पोएट का नाम आता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो या फिज़िक्स में जहाँ पे कोई साइंटिस्ट वगैरह का नाम आता है, या केमिस्ट्री में, आपने उसको इन्वर्टेड कोमास में ज़रूर देना है। इससे एग्जामिनर के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे सेज दैट, और यहाँ पे अपनी अपनी समरी पूरी लिखनी है। समरी को आप कोशिश करें कि 2 पेजेस पे तो आए आप। नंबर 6 है एक्सप्लेन डिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फॉर स्टैंजा हमने लिखनी है। ये अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि उनको कैसे पता चले कि हमें किस चैप्टर से स्टैंजा है। तो आपके पोएम में एक ऐसी बात ज़रूर होती है जो कि पोएट बार बार दोहराता है, और वो उस पोएम की एक ख़ास बात ज़रूर होती है। जैसे अभी मुझे जो है द स्पाइडर एंड द फ्लाई के चैप्टर से है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है फ्लाई लिखा हुआ है। और इसी तरह आपने एक रट्टा लगाना है, या याद कर लेना है कि हर चैप्टर के आपने ज़्यादा पोएम्स नहीं है, 5 पोएम्स हैं इंग्लिश में, तो उनके आपने याद कर लेने हैं। हर चैप्टर में एक बात ज़रूर होती है जो कि पता चल जाता है कि किसका। तो आपने स्टैंजा कैसे लिखनी मैं आपको बताती हूँ। स्टैंजा को पूरा नहीं लिखना, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आपने स्टार्टिंग लिखना है, डॉट डॉट डालकर इस तरह से लास्ट उसकी जो लाइन होती है वो लिख लेना है। ओके, ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, कोई बी लिखेंगे। अच्छा, आपने इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी देना है। रेफरेंस आपने रेफरेंस का मतलब है कहाँ से ली गई है, क्या मतलब है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, राइट रिटन बाय। पोएम का आपने यहाँ पे लिखना है, और रिटन बाय मैरी हॉविट। सही है, आपने जो भी पोएम होगी आपने उसका पोएम का नाम यहाँ पे लिखना है, और पोएट का नाम यहाँ पे लिखना है, और बाकी दीज लाइन्स हैव टेकन बाय इस तरह आपने लिख लेना है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। और ओके, यहाँ पे हमारे लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं, जो चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। कभी लोग इनडायरेक्ट देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच देते हैं, कभी कुछ और दे देते हैं। क्वेश्चन चेंज करे तो कोई मसला नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच तो आपको आते ही होंगे, जैसे कि शी सेड हाउ नाइसली यू स्पीक, शी सेड दैट हाउ नाइसली शी स्पीक। ओके, ये इनडायरेक्ट यहाँ पे दैट लिखना है, और ये इनडायरेक्ट आप लोग इसके ऊपर एक लेक्चर बन सकता है, आप लोग सर्च कर लें, या अगर आपके टीचर ने आपको समझाए हैं तो आप लोग ये देख लें। नहीं करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 डालकर आपने बस फिल इन द ब्लैंक जो है वो जो ब्लैंक है उसका वो खाली छोड़ना है, और उसके ऊपर लिख लेना है। नंबर 9, राइट समरी ऑफ द पोएम। अभी फिर इन्होंने एक समरी पूछी है पोएम की। उस बार इधर जो है इन्होंने यूनिट की पूछी थी, और इधर पोएम की पूछी। देखें, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि अगर पोएम है तो यहाँ पे हम इन दिस पोएम लिखेंगे, और पोएम का नाम जो है कौन सी पोएम, रुबैया फॉर्मल ख़याम लिखेंगे, और ऑथर के बजाय हम लिखेंगे पोएट। ओके, और पोएट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और अपनी यहाँ पे समरी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको उर्दू का पैटर्न पेपर बता देती हूँ कि कैसे इसका पैटर्न भी मैं आपको बता देती हूँ सारा। उर्दू का जो पेपर होता है टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है, और लेंथी भी होता है, तो आपने अपनी स्पीड को जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रखना है यहाँ पे इस पेपर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया हिस्सा अव्वल और सवाल नंबर 1, और ज़्यादा आपने लंबा नहीं करना। सवाल लिखने में आपको इतना टाइम लग जाए कि आप जवाब ही ना लिख सकें। आपने बस सवाल नंबर 1 डालना है, छोटा सा लिखना है। अगर छोटा नहीं है तो आप बस सवाल नंबर 1 डाल के उसका जवाब शुरू करें। यहाँ पे खाली जगह तो मैंने
यहाँ पे इन्होंने बहुत लंबा करके लिखा है, तो मैंने सिर्फ लिखा है खाली जगह पुर करें, और इस तरह इसकी जो वो है वो डाल दी, 1 2 3 नंबरिंग डाल के आपने बस इस तरह से खाली जगह छोड़ देनी, और इनमें जो भी आंसर है आप लिख लें। पहला जो है अलिफ, इसका जो आंसर है अलिफ। ओके, कलसुम ज़मानी बेगम से गलत जो निशान दिया आपने वो भी इस तरह करना है, सवाल नंबर बे लिख लेना है, और बस यहाँ पे जो है ये पूरा इतना लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ दुरुस्त गलत लिखना है आपने। अच्छा यहाँ पे इससे दोम आता है, सही है। इससे दोम में इन्होंने हमसे मुख्तसर सवाल पूछे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इससे दोम, ये राइटिंग मेरी थोड़ी इतनी ख़ास नहीं है उर्दू की, तो बस राइटिंग पे ज़्यादा राइटिंग आप कोशिश करें अच्छी हो तो सही, नहीं तो बस आप अपना जवाब पे अपनी फोकस करें, अपना जवाब पे फोकस करें, जवाब आपका सही होना चाहिए। सवाल 2 लिखना है, मुख्तसर सवालात के जवाब, बस ज़्यादा लंबा नहीं करना आपने। यहाँ पे इस तरह 1 डाल के जवाब 1 नहीं आता तो खैर यहाँ पे 2 डाल दें, कोई बस आपने नंबरिंग टिक डालनी है। जवाब में आपने इनको क्या क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 क्या है, मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन और मिर्ज़ा उमर सुल्तान किसकी फ़ौज में शामिल होना चाहते थे। नंबर 1 से इन्होंने पूछा क्वेश्चन, जो उनके भाई थे और उनके हस्बैंड थे वो किस फ़ौज में शामिल होना चाहते थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो जो थे कोमल बादशाह सुल्तान की फ़ौज में शामिल होना चाहते। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने जो है आंसर लिख लिया है, मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन और मिर्ज़ा उमर सुल्तान कोमल नवाब की फ़ौज में शामिल होना चाहते थे। बस आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना कि ये है वो है किस तरह शामिल हो, बस जितना उन्होंने पूछा इतना आपने सवाल का जवाब देना है, क्योंकि मुख्तसर सवालात हैं और 4 लाइन से ज़्यादा अपने सवाल को लंबा नहीं करना। स्वयं की तरफ आते हैं, इसे स्वयं में हमसे क्या पूछ रहे हैं, इबारत की तशरीह करें। अच्छा ये जो है इस तरह है, ये एक चैप्टर में से 2-3 लाइन ये लोग लिख लेते हैं, हमें जो है इसकी तशरीह करनी होती है और मुसन्निफ़ और सबक का नाम भी लिखना होता है। तो इसका पैटर्न किस तरह है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा तो आपने इस तरह से हिस्सा स्वयं लिखना है, जैसे कि मैंने आपको कहा जो भी हिस्सा आ रहा है आपने सबसे पहले उसको बड़ा लिखना है, फिर आपने अपना सवाल नंबर लिखना है, सवाल जो भी है वो लिखें, और फिर इस तरह से चॉइस थी अलिफ करें या बे, तो हमें अलिफ आता है तो हम अलिफ करते थे। अलिफ में आपने ज़्यादा सवाल इस तरह पूरा नहीं लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा है इसने तिलेदानी को एहतियात से उठाकर खोला, ये नहीं लिखना, आपने लिखना है इसने तिलेदानी और डैश 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 और लास्ट लाइन जो है कौन सा दबा कर इसे खोला, बस आपने ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना, बस सवाल लिख लिया, आपने जवाब पे फोकस करना है, जवाब किस तरह से आपने देना है। सबसे पहले आपको बताती हूँ, आपने सबक का नाम लिखना है कि किस सबक से आया है, यकीनन आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा कि किस सबक से है, और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, जो मुसन्निफ़ है उसका नाम लिखेंगे और तशरीह अपनी शुरू करेंगे यहाँ से। इसको यानी खोल के हमें बताना है कि इस लाइन में क्या है, किस हवाले से है, किस हमने इसकी पूरी लिखनी है। और यहाँ पे ये एरो दे दें या स्टार दे दें, कोई मसला नहीं है। स्टार्स इस तरह से देखिए मैंने इस तरह यहाँ पे स्टार्स दिए हैं, ये भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्स दिए हैं, कहीं पे एरो दिए हैं, तो आप इस तरह साइड पे दे दें, ये अच्छे लगते हैं। अच्छा अभी हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 4 है हमारा तशरीह करनी है, तशरीह भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करनी है। हम तशरीह ये किस तरह करनी है, तशरीह अलिफ है तो अलिफ डालेंगे, तो इस तरह हम ये लिख लेंगे, इस तरह से हम ये लिख लेंगे डैश डैश और फिर लास्ट वाली जो है वो लाइन लिख लेंगे। तशरीह में आपने सबसे पहले मुसन्निफ़ नहीं लिखेंगे, तशरीह में सबसे पहले आपने लिखना है सबक का नाम और शायर का नाम। वहाँ पे जो है हमने लिखा था मुसन्निफ़ का नाम, वो जो क्योंकि ये वहाँ पे हमने मुसन्निफ़ का नाम लिखा था, तो क्योंकि ये जो है ये तशरीह है, पोएट्री है, शायरी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शायर का नाम, मुसन्निफ़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शायर का नाम, और जो सबक का नाम है और शायर का नाम वो लिखकर हम तशरीह यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरी। नाम लिखते हैं फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला और शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये फ़र्ज़ करो ये इस शेर से है तो मैंने ये लिख दिया। ये शेर इसका नहीं है, ये जो है ये शेर इसका नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिख लिया है कि इस तरह से आपने लिखना है और यहाँ से अपनी तशरीह स्टार्ट करनी है। और जहाँ पे शायर का नाम आएगा या किसी ख़ास चीज़ का नाम आएगा आपने उसको इन्वर्टेड कोमास में ज़रूर देना है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मार्कर से इसको इन्वर्टेड कोमा में कर दिया। में से कोई एक आबेती लिखें, इन दोनों में से हमें एक लिखना है। चॉइस करने में बहुत स्टूडेंट्स को मसला होता है कि हम कौन सी लिखें। एक बार आप गौर से इन दोनों को पढ़ें, जो भी आपको इजी लगता है, एक बार आपको जो भी इजी लग रहा है आप उसको एक बार पूरा अपने वर्ड्स में एक बार अपने माइंड में जो है उसको बना लें कि मैं ऐसे ऐसे लिखूंगी, और फिर इसको लिखना स्टार्ट करें। ये बहुत यहाँ पे मजमून लिखना है, मेरा पसंदीदा शायर मेरा, मैं आपको एक पर मजमून लिखना है। और यहाँ पे फिर वही बात आ गई, आप एक बार इन सबको गौर से पढ़ें, आपको अपने माइंड पे एक नक्शा बनाएं कि कौन सा मैं बहुत ज़्यादा लिख सकती हूँ, कौन सा मैं लिख सकती हूँ सारा। 3 पेज पर कोशिश करें ये आपका ये आपकी जो है आ जाए, 2 से 3 पेजेस पर ये आपकी जो है मजमून आ जाए,
और बस ये उर्दू का पेपर है हमारा ख़त्म हो गया। उर्दू का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो इसीलिए अपनी स्पीड थोड़ी जो है फास्ट रखें। सवाल के लिखने में उतना टाइम वेस्ट ना करें। एमसीक्यूज़ कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं, एमसीक्यूज़ में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो जो असली बात होती है ऑप्शंस छोड़ देते हैं, ऑप्शंस लिखना ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह आप बिल्कुल मत करें। जो भी आपसे सवाल किए हैं, सवाल को बस आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर अपने स्टार्ट करें। अच्छा, ये सारे बाकी फिजिक्स का पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी सारे उसी पैटर्न से हैं। चूज द करेक्ट आंसर आपने करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था उस तरह आपने करने हैं। चूज द करेक्ट आंसर लिख के बस ऑप्शन नंबरिंग डाल के ऑप्शन छोड़ देना है, फिर ब्लैंक्स भी तरफ ब्लैंक्स लिख के ब्लैंक्स उसकी खाली छोड़ देनी है। और लेकिन लास्ट में फिर करना ही नहीं, आप छोड़ कर चले ही जाए, फिर करना है लास्ट में। वैसे ही आपको बोल छोड़ दे तो क्या पता आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए, आपको अच्छे से याद आ जाए, फिर आप लास्ट में लिख लें। अटेम्प्ट एनी 14 पार्ट्स। अच्छा, ये जो है इसके 14 पार्ट्स यानी यहाँ पे जो है हमें 14 क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं जो कि है 42 मार्क्स के हैं। यहाँ पे उन्होंने 18 क्वेश्चंस दिए होते हैं, इनमें से हमें 14 करने होते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना। आपने बस 4 लाइन्स देखिए, बार बार वो लोग कह रहे हैं और क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिखते हैं 4 लाइन से लंबा आपने ज़्यादा नहीं करना। 5 क्वेश्चन इन्होंने दिए होते हैं, इनमें से आपने 3 करने होते हैं। 3 आप कर लें इसमें से। और सेक्शन डी की तरफ आते हैं जो कि हमारी न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपने यहाँ पे भी 3 करने हैं, 3 न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो न्यूमेरिकल का पैटर्न तो आपको पता ही होगा, बस आपने फार्मूला याद रखने हैं, बाकी आप अपने मेथड से इसको करें, कोई मसला नहीं। बस आपने जब जैसे ही न्यूमेरिकल लिखना है उसमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ये फाइंड फोर्स बिटवीन नहीं लिखना। बस क्वेश्चन नंबर 1 जो सभी न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के इसका बस डेटा लिख, क्वेश्चन नंबर डाल के डेटा लिख कर इस तरह से अपना जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। डेटा डेटा ज़रूर आपने लिखना है, डेटा लिख कर न्यूमेरिकल आपने स्टार्ट करना है। हिस्ट्री का पेपर है जो कि 85 मार्क्स का है और यहाँ पे वही चूज द करेक्ट आंसर उसी मेथड से आपने सारे एग्जाम अपने उसी मेथड से करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है और ये नंबरिंग डालनी है और बस ब्लैंक छोड़ देना है अपने। सेक्शन बी की तरफ आते हैं, 13 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे हमने। और यहाँ पे सेक्शन सी की तरफ आते हैं, 28 मार्क्स के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमने इसमें से 4 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं हमने इसमें से 1 2 3 4। अच्छा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ए करते हैं बी नहीं करते, लेकिन इसके दोनों पार्ट्स आपने करने हैं, ए और बी। ये एक ही क्वेश्चन का हिस्सा है, तो इसमें से भी आपने 2 लॉन्ग करने हैं। लॉन्ग आप लोग कोशिश करें कि 2 पेजेस पर आए, 2 पेजेस पे ना ज़्यादा लंबा करें, ज़्यादा छोटा भी ना करें, क्योंकि बहुत लंबा करने के बहुत जब आप लंबा करते हैं ना फिर आपका दूसरा क्वेश्चन रह जाता है। तो बस कोशिश करें 2 पेजेस पे लाएं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अगले बंदे को भी बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेन बात जो है ना, काम की बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखें। और जहाँ पे डायग्राम्स की ज़रूरत है वो बना रहे, वो बहुत अच्छे डायग्राम्स आपको बहुत काम देंगे। डायग्राम्स की वजह से बहुत अच्छा जो है इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। डायग्राम्स बना लें। और जो है बॉटनी का पेपर है, बॉटनी का पेपर जो है 43 मार्क्स का होता है, 43 मार्क्स का होता है। ये वही ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और यहाँ पे सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में हमें 7 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। ये शॉर्ट पेपर है लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो भी कम है, 2 हॉर्स टाइमिंग होती है ओनली। तो 2 हॉर्स में हमें जल्दी जल्दी भी करना होता है और यहाँ पे 2 लॉन्ग हमें करने होते हैं। और ये ज़ूलॉजी का है, ज़ूलॉजी का 42 मार्क्स का पेपर है। इसमें जो है 2 हॉर्स, इसमें भी 2 हॉर्स देते हैं। बेशक ये शॉर्ट पेपर्स हैं लेकिन इसमें जो है बेशक ये शॉर्ट पेपर्स हैं लेकिन इसमें जो है टाइमिंग भी शॉर्ट होती है, तो जल्दी जल्दी कोशिश किया करें, जल्दी हाथ चलाया करें, राइटिंग अपनी स्पीड करें। सेक्शन इसमें भी हमने जो है इसमें हमें 7 क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं। और डायग्राम भी कोशिश किया करें, डायग्राम्स बनाया करें। डायग्राम मैं आपको फिर बोल रही हूँ, डायग्राम बनाया करें। यहाँ पे जो है मिड ब्रेन की जो है वो डायग्राम बना लें, जो भी आपको आ रहा है अच्छी सी डायग्राम, बेशक अच्छी ना हो, बुरी हो, जैसी भी हो, बस आप डायग्राम बना लें एक बार, जो आपको ईजी लगे डायग्राम बना लें। बॉटनी में भी अगर हो तो डायग्राम डीएनए की, जैसे डायग्राम डीएनए तो बहुत आसान, उसकी डायग्राम बना लें। यहाँ पे मैं आपको कुछ इजी मेथड्स बताऊंगी जिससे आपको याद करने में भी इजी हो। अभी तो वैसे ही टाइम बहुत कम रह गया है, तो बस जो रिवाइज करने का टाइम है वो रह गया है। तो जो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। केमिस्ट्री के जो है 12 चैप्टर्स हैं टोटल, कुल मिला के 12 बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का है। फर्स्ट चैप्टर में अक्सर कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा क्वेश्चन याद करें कौन सा ना करें। तो आपने यहाँ से ये जो है ना, ये जो है इंडेक्स है इसका, यहाँ से आपने क्वेश्चंस याद करने हैं। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, जनरल फीचर्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये चीज़ें आप लोग इनको जब आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप इजीली उसको दे सकते हैं। और बोर्ड वाले जो हैं अक्सर ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाते हैं, या वही क्वेश्चन होता है लेकिन उसको चेंज करके देते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के फिर आपने उसका आंसर देना है। कुछ स्टूडेंट्स को आंसर आता है लेकिन वो लोग क्वेश्चन जब चेंज करते हैं उनको समझ नहीं आता कि वो कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर उसका वही होता है। तो यहाँ ये जब आप लोग इनको अच्छे से याद करेंगे ना, ये जनरल फीचर्स, ये इनकी पूरी, ये जो है इनकी मेन हेडिंग है, इनको आपने पेज नंबर पे जाकर अच्छे से इनकी पूरा जो पैराग्राफ है आपने वो पूरा अच्छे से याद करना है।
जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के आपने पूरे स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, आपने पूरे ये क्या चीज़ है, किस तरह है, कहाँ से है, ये पूरा आपने याद करना है। तो इस तरह से आपको बता रही हूँ। और केमिस्ट्री में सारे वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपने जो है स्ट्रक्चर्स इनके याद करने हैं, और जो आईपेक्स सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स है वो भी आपने याद करने हैं। आपको बायोलॉजी को बता देती हूँ, जैसे कि ये है। अच्छा, जोलॉजी में हमारे ये जो है सेक्शंस डिवाइड किए होते हैं, तो आपको पता है जोलॉजी में हमारे 9 चैप्टर्स हैं और बॉटनी में जो है 5 चैप्टर्स हैं। तो जोलॉजी का भी आपने इसी तरह ये जो है मेन इसकी यहाँ पे आनी है, और क्वेश्चन आंसर्स तो आपने याद किए होंगे, इतना जो टाइम तो वैसे ही कम रह गया है, क्वेश्चन आंसर आपने याद किए होंगे, लेकिन एक बार इनको रिवाइज ज़रूर कर लें। ये आप बुक्स को छोड़ें और गाइड वगैरह को भी छोड़ें, ये आप अपने से लिखें एक अच्छा सा, जितना आप अपना अच्छा अपना याद कर सकेंगे, वैसे किसी का भी जहन में नहीं बैठता है, तो आप अपने से एक रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन का पूरा एक नक्शा खींच लें और फिर उसको बनाएं, और इसकी जो है डायग्राम भी आपने बनानी है, और ये सारी इसी तरह। बायो का ये इनहेरिटेंस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में मैंने सब में देखा, ये इनमें से शॉर्ट ज़रूर आते हैं, शॉर्ट्स लॉन्ग भी आते हैं लेकिन शॉर्ट ज़रूर आते हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। जीन लिंकेज वाला, ये जो है जीन लिंकेज वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। इसके शॉर्ट इसी तरह आपने 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखने, और लॉन्ग का तो आपको पता है 2 से 3 उसने एक्सपेरिमेंट किया था इज एनवायरमेंट। ये इस चैप्टर के भी शॉर्ट्स आए हुए हैं, मैंने पास्ट पेपर्स में देखे हैं, इसमें से भी बहुत शॉर्ट्स आते हैं। शॉर्ट्स आपने सबके अच्छे से याद कर लेने हैं, चार लाइन से ज़्यादा आपने याद नहीं करने, 4 लाइन तक अपना कॉन्सेप्ट बना लेना है अपने। तो इंग्लिश में आपने क्या देखने लेना है, इंग्लिश में जो है आपने अगर साल में इसको अच्छे से बुक को पढ़ा होगा तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश का पेपर आपके लिए बहुत ईजी है अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि आधे ज़्यादा तो इंग्लिश में ग्रामर पार्ट आता है, ग्रामर ज़्यादा आता है, तो आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश का पेपर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस बुक से जो मैं आपको बताऊं क्या आपने याद कर लेना है, बुक से आपने सब चैप्टर्स की जो समरी है वो आपने याद कर लेनी है। याद से मुराद कि आपने उनको अच्छे से अपने दिमाग में अगर आपने पढ़े तो अपने जहन में रख दें, अपने ऑन वर्ड्स में भी आप लिख लें, और समरी के और स्टेंजाज आपने याद कर लेने, और क्वेश्चन आंसर्स, और बाकी जो है वो ग्रामर्स में से ही आता है। और चूज़ द करेक्ट आंसर्स आपने देख लेने हैं, वो बीच बीच में से आते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर ज़्यादातर जो है ग्रामर पार्ट्स के आते हैं, तो वो आप ग्रामर लेसन के लास्ट में जो वो एक्सरसाइज देते हैं वो आपने एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेनी है, इसमें बहुत ज़्यादा इनमें से भी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, उर्दू का पेपर तो मैंने ऑलरेडी आपको पैटर्न बता दी है, और यहाँ पे जो ये चैप्टर बात है इंग्लिश वाली चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इजीली पेपर दे सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आपने इसके अच्छे से देख लेने हैं, एक्सरसाइज में से आते हैं, और जब लेसन ख़त्म होता है उसके बाद जो एक्सरसाइज में से बीच बीच में से आते हैं उनमें से भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। समरी जो है खुलासा खुलासा जो है आपने वो याद कर लेना है समरीज़ का। और ये गज़ल और हिस्सा नज़म, नज़म और गज़ल में से आपने याद तो आपने दोनों ही करने हैं, लेकिन आपने इन दोनों में से एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि कभी वो लोग गज़ल के देते हैं तो कभी हिस्सा नज़म, एक हिस्सा नज़म का देता है, एक गज़ल के देते हैं, तो आपने इन दोनों में से एक को अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना है। और इस तरह जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया उसी पैटर्न के हिसाब से आपने पोइट का नाम लिखना है, और शायर का नाम लिखना है, और मज़मून का नाम लिखना है। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।